जो भी जैसे रेडियो एक्टिव वेस्ट का रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होगा, रेडियो एक्टिव एक्टिविटी का कोई वेस्ट, ठीक है। तो ऐसा वेस्ट जो अगर विदाउट प्रोसेसिंग बाहर आता है तो वही एयर पोल्यूशन करेगा, अगर वो इरिगेट करके चला गया तो वाटर पोल्यूशन कर देगा, लैंड में पड़ा रह गया नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो लैंड पोल्यूशन कर देगा, पूरे तरीके के आपकी लाइफ को थ्रेट करेगा, ठीक है। छोटे छोटे जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स अगर इनहेल करोगे तो आगे चल के रेस्पिरेटरी किडनी की प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। आपने देखा होगा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में लोग काम करते हैं वो पूरा मास्क वगैरह, पूरा एक ग्लव्स, एप्रन वगैरह सब पहन के काम करते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनमें रेडिएट करने की पावर होती है, उनके अंदर रेडिएशंस निकालने की पावर होती है, और अगर वो रेडिएशंस आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करेंगी तो आपकी बॉडी के मैकेनिज्म को क्या कर देंगी, खराब कर देंगी, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, रेडियो एक्टिव वेस्ट produced by radioactive substances that is through their activity. थ्रू देयर एक्टिविटी, ठीक है। जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल में आएंगे प्लूडियम, पैलेडियम, रोडियम एक्सेट्रा, ठीक है। प्लूडियम, पैलेडियम, रोडियम एक्सेट्रा। अब क्या है, these substances have tendency to radiate और emit rays, ठीक है। ये सब्सटेंसेस पड़े हुए हैं, इनमें क्या होती है, थोड़ी देर में रेडिएशंस निकालने की क्या होती है, पावर होती है। वेस्ट प्रोड्यूस बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस दैट इज थ्रू देयर एक्टिविटी। अब क्या है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहाँ यूज किए जा सकते हैं, देखो इनका सोर्सेस क्या है। सोर्स volcanic eruptions, या फिर प्रोसेसिंग बाय या थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखो ये डेफिनेशन हो गई रेडियो एक्टिव वेस्ट की। वेस्ट प्रोड्यूस बाय रेडियो सब्सटेंसेस दैट इज थ्रू देयर एक्टिविटी। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की एक्टिविटी के थ्रू ही जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा उसको आप रेडियो एक्टिव वेस्ट कहोगे। और क्या है, इन थर्मल पावर और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। और क्या कह सकते हैं हम लोग, यहां सोर्सेस हैं। अगर रेडियो एक्टिव वेस्ट विदाउट एनी, जैसे इंडस्ट्रियल एमिशंस था, हमने उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर द्वारा प्रोसेस कराया। ऑटोमोबाइल्स में जो स्मोक निकलती है उससे हमने कैटालाइटिक कन्वर्टर्स द्वारा प्रोसेस करवाया। तो अगर हम रेडियो एक्टिव वेस्ट को बिना प्रोसेस करवाए डिस्पोज कर दें तो क्या क्या नुकसान है, देखिए। हार्मफुल इफेक्ट्स में क्या क्या आएंगे, देखो। थ्रेट टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म,
ठीक है, और disturbs the ecosystem, damage the physiological activities of humans, ठीक है, और disturbs the food chain, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या है, आपको नुकसान है। मतलब रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो देखो आपकी बुक में रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया है, बस इतना सा दिया हुआ है कि अगर इनको आप ट्रीट नहीं करोगे, अगर इनका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं करोगे, तो आपके लिए क्या हो जाएंगी, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो आप क्या करो, इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हो? सिंपली देखो, ये चैप्टर क्या है, बहुत आसान है, आप खुद से समझ के पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। अगर आप इसके कंट्रोल की बात करो, अगर आप इसके कंट्रोल की बात करो तो क्या कहेंगे, न्यूक्लियर वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली। मतलब देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और जो थर्मल, मेनली जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, वो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि फार अवे फ्रॉम सिटीज बनाई जाए। तो अगर वहां पर भी आप वेस्ट डिस्कार्ड करोगे तो उसके रेडिएशंस क्या है, ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट नहीं करें। तो कंट्रोल कैसे कर सकते हो, मैन्युफैक्चर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स in a far away area, ठीक है, waste should be disposed of very carefully and properly। केयरफुली एंड प्रॉपरली, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना नोट डाउन कर लीजिए। फाइन स्टूडेंट्स, इतना नोट डाउन किया। चलो अब हम लोग कौन से टॉपिक्स देखने वाले हैं, आगे दो और टॉपिक्स देखने वाले हैं इस लेक्चर में, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, जो कि दोनों आपस में इंटर रिलेटेड और म्यूचुअली रिलेटेड टॉपिक्स हैं। शुड आई रब इट? ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है? ग्रीन हाउस मतलब देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है कि एक ऐसा इफेक्ट है, ये ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि ग्रीन हाउस में होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ग्रीन हाउस का मतलब क्या है, ग्रीन का मतलब रिलेटेड टू ग्रीन प्लांट्स, और आपने ग्रीन प्लांट्स को एक ग्लास के अंदर क्या कर दिया है, स्टोर करके रख दिया है, प्रोटेक्ट करके रख दिया, और वो ग्लास उसका क्या हाउस है। ठीक है, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है? देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक बहुत ही सिंपली प्रैक्टिकल वे में आपको मैं बताती हूँ, जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड बात होती है, और ये नीट के एग्जामिनेशन से बहुत बार क्वेश्चन आया। देखो, सन है, ये आपका सन है, आप तो कुछ भी कचरा मत समझो, आप तो बस मेन बात समझो, ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ है। सन की जो रेडिएशंस निकलती हैं वो कहां पर आके गिरती हैं? अर्थ की सरफेस के ऊपर। अब अर्थ की सरफेस किससे घिरी हुई है? एटमॉस्फेयर से। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूं, आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा, क्यों मेरे अर्थ के पास एक मिक्सचर ऑफ एयर, एक कवच चाहिए एटमॉस्फेयर का? ठीक है, क्यों चाहिए मुझे एटमॉस्फेयर का कवर? देखो,
अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर का कवर उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए होता है, रेनफॉल लाने वाले जितनी भी ज्योग्राफिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो अर्थ के आसपास प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर से होती है। ठीक है, ये क्या है आपका एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये क्या है आपका एटमॉस्फेयर। ये क्या है आपका अर्थ और ये क्या है सन। ठीक है, ये सन है, ये अर्थ है और ये एटमॉस्फेयर है। अब सन की रेस क्या होंगी, अर्थ पर आएंगी पर डायरेक्टली अर्थ पे पेनिट्रेट नहीं करेंगी। उनको कौन सबसे पहले रिसीव करेगा, एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर का क्या क्या करता है कि जैसे रेज आई तो रेज आने पर क्या होता है कि जो भी रेज आई है उसका 75% एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके अर्थ पे चला जाता है। भाई ले दे के अर्थ ही तो इसको लेगी ना, थोड़ा बहुत प्लांट्स ले लेते हैं, थोड़े हम ह्यूमन बींग्स को ऑब्जर्व होती है सनरेज, थोड़ा वाटर बॉडीज ले लेती हैं, थोड़ा लैंड लेवल, जो भी अर्थ पे अवेलेबल इन्वायरमेंट है वो सब सनरेज लेते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से क्रॉस करके आती है। ठीक है, और बाकी कुछ 20 से 25% रेस क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो जब वो रिफ्लेक्ट बैक होंगी, ठीक है, दैट मीन्स कि वो जो रेज हैं वो एटमॉस्फेयर द्वारा पकड़ी नहीं जा रही हैं और जो रेज रिफ्लेक्ट बैक होंगी वो इंफ्रारेड वेव्स में आएंगी। इंफ्रारेड वेव्स की कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, सन है, अर्थ है, अर्थ के आसपास एक प्रोटेक्टिव एयर का मिक्सचर का एनवेलप है जिसे आप एटमॉस्फेयर कहते हो। एटमॉस्फेयर, सनरेज आई, एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके अर्थ ने रिसीव कर ली, थोड़ी बहुत रिसीव करी और उनमें से भी जो कम पोर्शन में जैसे 25% है उसको क्या कर दी, इंफ्रारेड रेज की फॉर्म में रिफ्लेक्ट बैक कर दी। क्या कर दी, इंफ्रारेड वेव्स की फॉर्म में रिफ्लेक्ट बैक कर दी। अब क्या है कि ये जो सनरेज आती हैं ये आपके एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस प्रेजेंट होती हैं जैसे CO2 है, CH4 है, उनके द्वारा ट्रैप की जाती हैं और एटमॉस्फेयर को क्या करती हैं, गर्म करती हैं। जैसे अगर इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं समझूं, अगर आपके अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर नहीं हो तो क्या हो, आपका अर्थ मून में कन्वर्ट हो जाए। एटमॉस्फेयर क्या करता है, दिन में टेम्परेचर को इतना मॉडरेट रखता है, इतनी हीट देता है जो हमारे लिए बेयरेबल हो, मतलब आधी खुद एब्जॉर्ब कर लेगा, आधी रेडिएट कर देगा। और रात के टाइम पर क्या हो जाता है, कूलिंग हो जाती है। ठीक है, रात पे क्या हो जाता है आपका, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या है, एक इंसुलेटर है। एटमॉस्फेयर क्या करता है, एक इंसुलेशन करता है। अब मून के आसपास क्या कोई भी एटमॉस्फेयर की परत नहीं है, तो गर्मी के टाइम पर मतलब दिन के टाइम पर वहां पर इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि आदमी जल जाए और रात के टाइम पे इतना ज्यादा कम टेम्परेचर हो जाता है कि इतनी ठंड लगे कि आप फ्रोजन हो जाओगे। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, टेम्परेचर को, क्लाइमेट को, रेनफॉल को, ह्यूमिडिटी को, मॉइस्चर को कंट्रोल करके रखता है। अब हमारे अर्थ के आसपास क्या है, हमें थोड़ी हीटिंग भी चाहिए। हमारे अर्थ के आसपास क्या है, हमें एक एप्रोप्रिएट मॉडरेट टाइप ऑफ टेम्परेचर चाहिए। तो अगर ये जो सनरेज आ रही है ये पूरी अर्थ ले लेगी तो क्या अर्थ गर्म नहीं हो जाएगी, बिल्कुल गर्म हो जाएगी। इसलिए अर्थ के आसपास जो एटमॉस्फेरिक लेयर होती है उसके पास ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जैसे मीथेन हो गई, CO2 हो गई। ये गैसेस क्या करती हैं, सन की रेज को ट्रैप करके रखती हैं और एक मॉडरेट टेम्परेचर के हिसाब से या एक मॉडरेट वे में टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन करती हैं, चाहे वो दिन हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो रात हो। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें कि ये गैसेस भी क्या है, एक मॉडरेट अमाउंट में होनी चाहिए। अगर इनका बहुत कम अमाउंट हुआ तो भी नुकसान है, ट्रैपिंग नहीं होगी, और बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाएगी। और इस ज़्यादा ट्रैपिंग से जो हीटिंग क्रिएट होगी उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों उल्टा पड़ रहा है, क्यों प्रॉपर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो पा रहा है? भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो बैड कॉन्सिक्वेंस है वो ग्लोबल वार्मिंग है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो गैसेस हैं वो दिन ब दिन क्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं या उनकी मेंटेनेंस नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, आपके जो बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं
जो बहुत सारे बैड पॉइजनस केमिकल्स को रिलीज करती हैं, ठीक है, और या जो भी केमिकल्स को वो रिलीज कर रही है, तो हम लोग इनके रेमेडीज के लिए क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स को उगाते हैं कि मोस्टली जो गैसेस होंगी वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज होती है, तो प्लांट्स उन्हें क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब प्लांट्स के लिए तो आप क्या कर रहे हो, अपनी ह्यूमन नीड्स को करने के लिए डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो। अगर कहीं ओवर पॉपुलेशन, तो डिफॉरेस्टेशन करके आप क्या कर रहे हो, अपने घर बना रहे हो। तो फॉरेस्ट उतने नहीं है, उतने प्लांट्स नहीं है जो CO2 को एब्जॉर्ब करें। तो CO2 क्या हो रही है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है। बहुत ज्यादा CO2 CH4 हो जाएगी तो उतनी ही वो सनलाइट को ट्रैप करने लग जाएगी, और ज्यादा सनलाइट को ट्रैप करेगी तो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, जो अर्थ का टेम्परेचर है, वो बहुत गर्म हो जाएगा। आप खुद देखो, ग्लोबल वार्मिंग से आप खुद शिकार हो, सर्दियां कितनी कम पड़ रही हैं, गर्मियां, मार्च में आपको गर्मी स्टार्ट हो गई, आपने सारे वुलन कपड़े अंदर रख दिए होंगे और AC स्टार्ट कर लिए होंगे। इस रूम में भी AC चल रहा है। तो मार्च से लेके मतलब मैक्सिमम टाइम गर्मी का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा सन की ट्रैपिंग हो रही है, और अर्थ का टेम्परेचर दिन ब दिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, जो कि दिन के टाइम में बहुत ही कभी कभार हाईएस्ट पीक पे चला जाता है। ठीक है, तो शुड आई रब दिस पोर्शन, शुड आई रब इट? ठीक है, ये हो गया। अब इस एटमॉस्फेयर में हैज CO2 एंड CH4 ग्रीन हाउस गैसेस। अब क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? इट इज अ natural phenomenon where heating of atmosphere takes place, where heating of atmosphere takes place in atmosphere gases like CO2 and CH4 is present. In atmosphere, gases like CO2 and CH4 is present. Should I rub it? Responsible in trapping of sunlight. सनलाइट आई, अर्थ पर आई, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेस हैं। ठीक है, तो गैसेस कौन सी है, CO2 और CH4। अब ये CO2 CH4 क्या है, ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में नेचुरली, मतलब जब एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ होगा तो कुछ अमाउंट में ऑलरेडी प्रेजेंट थी। तो हम क्या चाहते हैं कि नेचर ने जब इन गैसेस को प्रोवाइड किया तो बहुत सोच समझ के सही अमाउंट में किया, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बैड कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबल वार्मिंग करवाते हैं। तो एटमॉस्फेयर गैसेस लाइक CO2 CH4 इज प्रेजेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। ठीक है, दीज गैसेस इनिशियली these gases initially present in normal or moderate amount these gases initially present in normal or moderate amount, but due to unmanaged human activities
but due to unmanaged human activities, concentration of these gases keeps on increasing in atmosphere. Concentration of these gases keeps on increasing in atmosphere. These gases initially present in normal or moderate amount, but due to unmet human activity, concentration increases. More gases, more trapping of sunlight, more trapping of sunlight, इंक्रीज इन, या हम कह सकते हैं मोर हीटिंग, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फेयर देयर बाय अर्थ. एटमोस्फेयर का होगा तो अर्थ का भी हो जाएगा, इंटर रिलेटेड है ना. एंड देयर बाय अर्थ. ठीक है, अब क्या होगा, अब आपकी बुक में क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बाद आपके टॉपिक दे रखा है ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, टू मच हीटिंग ऑफ अर्थ. ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या है, जैसे देखो ह्यूमन, ऐसी कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज है जो उन गैसेस को बढ़ा रही है, ये भी लिखते हैं हम लोग. शुड आई रब दिस, यहां से यहां आ जाओ, ये जरूर लिखना है, ये नहीं छोड़ना है. कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसे देखा जाए तो अच्छा फेनोमेनन है जो हमारी सनलाइट को काफी हद तक ट्रैप करके रखता है. अगर पूरी सनलाइट आ जाएगी तो अर्थ क्या हो जाएगी, जल जाएगी. पर ड्यू टू अनवांटेड ह्यूमन एक्टिविटीज ये ग्रीन हाउस इफेक्ट भी क्या होता जा रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है. जैसे डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, उसके बाद ओवर पॉपुलेशन, too much use of automobiles and industrial emissions, improper without any discard. मतलब जैसे हमने ESP नहीं यूज किया तो डर्ट एयर में CO2 आ जाएगी. ठीक है, too much use of automobiles, ठीक है, too much use of automobiles, improper disposal of industrial waste, improper disposal of industrial waste. अब इससे रिलेटेड कौन सा टॉपिक आएगा, हम कह सकते हैं consequences of greenhouse effect is global warming. ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या बताए, टू मच हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर. उससे क्या नुकसान है बच्चों, बताओ मुझे क्या नुकसान है. क्या आप इतने हाई टेम्परेचर में अगर दिन ब दिन आपके एटमॉस्फेयर का, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, आप सर्वाइव नहीं कर सकते. दूसरा, जो आपके माउंटेन्स हैं, उस पे जो हिमालयास पे बर्फ है, ग्लेशियर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, मेल्ट करते जा रहे हैं. मेल्ट कर रहे हैं तो सी लेवल बढ़ रहा है, अनवांटेड फ्लडिंग्स हो रही हैं, फ्लड आ रहे हैं
तो चीज़ें बह के चली जा रही हैं, अच्छी अच्छी जो क्रॉप्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं। किसी एरिया में जहाँ पर सॉइल की बहुत अच्छी फर्टिलिटी है वहाँ पर क्या हो रहा है, अनवांटेड सॉइल इरोजन हो रहा है। मतलब ले दे के आपकी अनवांटेड ह्यूमन एक्टिविटीज आप ही को ही नुकसान पहुँचे, जो कि मैंने पहली क्लास में आपको समझाया था। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव हीटिंग of atmosphere thereby earth, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ, threat to human life, melting of ice caps, increases the sea level, causing unwanted flooding। जब बरसात का टाइम ही नहीं था तब भी बाढ़ आ गई। Should I rub it? अब इस अनवांटेड फ्लडिंग से क्या होगा भाई, फ्लड आना बहुत ज्यादा एक नेचुरल कैलेमिटी है। फ्लडिंग से क्या होगा, फ्लडिंग कॉज हार्म टू हाउसेस, घर बह सकते हैं, लोगों की डेथ हो सकती है, ठीक है। कॉज डिजीजेस, बहुत ही वाटरबॉर्न डिजीजेस हो सकती हैं। मुंबई में बीच में बहुत ज़्यादा बरसात हुई तो डेंगू बहुत फैल गया ना, पानी से निकला, ठीक है। और क्या कह सकते हो आप लोग, कॉज सॉइल इरोजन, thereby decreases सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो नो क्रॉप प्रोडक्टिविटी या वेरी लेसर, नो क्रॉप और लेसर, नो क्रॉप और लेसर क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टारवेशन, फूड स्केर्सिटी, ठीक है, डिजीजेस। तो सारी चीजें क्या हो गई हैं, एक साथ एक ही जगह साइमल्टेनियसली हो गई हैं, ठीक है। आज का लेक्चर में यही ओवर करती हूँ स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोगों ने रेडियो एक्टिव वेज, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो छूटे हुए चीजें वो देख लेंगे अलॉन्ग विद एनसीईआरटी पीपीटी एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आज का समझ में आया, ग्रीन हाउस इफेक्ट, आपके एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं जो कि सनलाइट को ट्रैप करके एक मॉडरेट टेम्परेचर क्रिएट करना चाहती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो हीटिंग की ट्रैपिंग उतनी होती है, ज्यादा हीट ट्रैप हो रही है तो अनवांटेड टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबल वार्मिंग। एक साथ समझ में आ गई बात। अब बाकी बातें अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी नाइस डे।